हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जॉबरेट जयपुर से स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक इंपॉर्टेंट वाली क्लास में। और ये है सॉइल साइंस। ये स्टूडेंट्स, ये है सॉइल साइंस। और सॉइल साइंस की दो क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तीसरा क्लास शुरू करेंगे। अगर कोई क्वेश्चंस आपके होते हैं या आपको कहीं समझ में नहीं आता है या कोई और दिक्कत आती है तो यू कैन कमेंट अस, आप हमें कमेंट करिए, कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में उसका जवाब दे। और बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द सॉइल साइंस। जी स्टूडेंट, सॉइल साइंस। और सॉइल साइंस में आज पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या एक्चुअली मतलब आप यूं समझ सकते हैं, जैसे कोई मिट्टी है और उस मिट्टी को ना ऐसे ऊपर से काट दिया, ऐसे करके यहां से काट दी। मान लेते कोई मिट्टी है और आपके पास ना बहुत बड़ी तलवार है, इतनी बड़ी तलवार है और आपने उस तलवार को यूं चलाया, यूं, वाह, और फिर आपने ना ऐसे खिसका दिया मिट्टी को। और वो तलवार पता कहां तक गई? वो गई सीधी नीचे तक, बोले तो पत्थर तक गई, बोले तो स्टोन तक गई, बोले तो अगर हम कभी कुआं खोदते हैं, ट्यूबवेल खोदते, नीचे पत्थर आते हैं तो वो पत्थर तक ले जाओ उसको और फिर उस मिट्टी को ऐसे खिसका दो, फिर आपको ना लेयर्स दिखेगी अलग अलग, टड़ंग, बहुत सारे लेयर्स दिखेगी। वो लेयर्स ही सॉइल प्रोफाइल है। मतलब उस लेयर्स को मिला के सारों, लेयर्स को नहीं, लेयर तो होराइजन है, बट वो पूरा जो कट बन गया ना उसका, वो सॉइल प्रोफाइल है। मतलब अगर आप मिट्टी में खड़ा काट लगा दे तो ऊपर से आपको बहुत सारी डिफरेंट जो है ना, इस तरह की डिफरेंट आपको लेयर्स दिखाई देगी। ये जो लेयर्स है ये तो होराइजन है रे बाबा, ये तो होराइजन है, सेंसर है। और सारे सेंसर को मिला के जो है ना, इस तरह से जो बोलेंगे वो आपका सॉइल प्रोफाइल है। तो व्हाट इज द सॉइल प्रोफाइल? सॉइल प्रोफाइल आपका हो गया मिट्टी का वर्टिकल सेक्शन, मृदा का ऊर्ध्वाधर काट। एक बार ये ना इसको, ये कैमरे वाला इसको ऐसे कर दो, ऊर्ध्वाधर बंदी कर दो इसको, ऐसे ऊर्ध्वाधर काट हो गया। ठीक है भाई, मृदा क्या हो गया? ऊर्ध्वाधर काट हो गया, मतलब खड़ी काट होगी भाई साहब, यूं काटने का। तो मृदा का जो है ना ऊर्ध्वाधर या खड़ा काट लगाने पर ऊपरी धरातल से लेके लास्ट मूल पदार्थ तक, मूल पदार्थ बोले तो रॉक्स, आर और सी जिसको कहते हैं ना, जिसको कहते हैं रिगोलिथ या रॉक्स तक जाना। तो बहुत सारी लेयर्स आपको दिखाई देगी, उन्हीं को कहते हैं लेयर्स को सेंसर कहते हैं। और इस पूरे काट को, पूरे लेयर्स वाली पूरी सॉइल को, इसको हम बोलेंगे सॉइल प्रोफाइल। तो व्हाट इज द सॉइल प्रोफाइल? अगर मिट्टी को हम खड़ा काटे, वर्टिकली काटे, तो ऊपर से लेके कहां तक ले जाना उसको? ऊपरी धरातल से लेकर कहां तक जाना? मूल पदार्थ तक जाना है। मूल पदार्थ बोले तो पेरेंट मटेरियल तक जाना है, बोले तो रॉक्स तक जाना है, नीचे पत्थर तक जाना है। उन सारी जो परतें दिख रही है उन परतों को तो बोलेंगे होराइजन। देखो साफ साफ लिखा है, मृदा का ऊर्ध्वाधर या खड़ा काट लगाने पर ऊपरी धरातल से लेके, सरफेस से लेके मूल पदार्थ बोले तो रॉक्स, बोले तो सी या आर तक जाना। अलग अलग परतें जो है ना आपको समानांतर दिखेगी, वो परतें तो क्या कहलाएगी? वो तो होराइजन कहलाएगी भाई साहब। ऑन मेकिंग ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल, आप अगर खड़ा काट रहे मिट्टी का, वेरियस लेयर पैरेलल टू द सॉइल, है ना, वो जो आपका सॉइल सरफेस है वो आपको उसके पैरेलल लेयर्स दिखेंगी। फ्रॉम द अपर सरफेस टू द पेरेंट मटेरियल, कहां से कहां तक दिखेगी? सतह से लेके लास्ट पेरेंट मटेरियल तक, यानी कि रॉक्स तक दिखेगी, चट्टान तक दिखेगी। देखो आप इसमें देख सकते हैं, आपको अलग अलग, हालांकि थोड़ा सा डिजाइन में काटा हुआ है, अगर अपन सीधा इसको काटे ऐसे कैसे तो आपको अलग अलग लेयर दिखेगी। पहले ओ दिखेगा, फिर ए दिखेगा, फिर बी दिखेगा, फिर सी दिखेगा, फिर लास्ट में रॉक्स दिखेंगी। ऐसे अलग अलग लेयर्स दिखेंगी। अभी मैं आपको बताऊंगा इनको अलग अलग कहते हैं, क्यों कहते हैं, सारा का सारा अपन आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मुझे लग रहा है शायद आप समझ में आ गई आपकी कहानी कि अगर हम मिट्टी का वर्टिकल सेक्शन काटते हैं, ऊपर से खड़ा काटते हैं, तो बहुत सारी लेयर उसमें दिखेगी। लेयर्स को तो क्या बोलोगे? होराइजन या सेंसर बोलोगे। और वो पूरी जो काट होगी ना, पूरी यहां से लेके यहां तक काट, जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये हो गया सॉइल प्रोफाइल। क्या हो गया दादा? सॉइल प्रोफाइल। थोड़ा और आगे चलते हैं, है ना। एक बार होराइजन दिख रहे हैं, ये आपको क्या दिख रहे हैं? अगर आपने खड़ा काट लगा दिया, वर्टिकल सेक्शन कर दिया, काट दिया, तो आपको होराइजन दिखेंगे। जैसे ये होराइजन दिख रहे हैं डायग्राम में, दिख रहा है क्या? तो आफ्टर मेकिंग द वर्टिकल सेक्शन कट ऑफ द सॉइल, होराइजन्स आर विजिबल। होराइजन्स आपको दिखने लग जाएंगे। करेक्ट है। अब इन होराइजन्स को क्या बोलेंगे? इनका नाम दे देंगे। ऊपर वाले को ओ बोलेंगे, फिर ए बोलेंगे, है ना। होराइजन्स दिखेंगे। देखो मृदा के ऊर्ध्वाधर अनुभाग या काट में काफी सारे सेंसर दिखेंगे। इन सेंसर को होराइजन और पूरे होराइजन को मिला के जो खड़ी काट है उसमें सारे होराइजन दिख रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? होराइजन या सेंसर, होराइजन या सेंसर, होराइजन या सेंसर, होराइजन या सेंसर। लेकिन पूरे को मिला के क्या बोलेंगे? पूरे को मिला के बोलेंगे सॉइल प्रोफाइल। यहां पे होराइजन नहीं आएगा, सॉइल प्रोफाइल आएगा, गलती से हो गया।
इसको आप सही कर लेना बेटा, इसको होराइजन नहीं करना, यहां पे करेक्शन है ये आपका हो गया प्रोफाइल। इसको क्या बोलेंगे यहां पर, प्रोफाइल। क्या बोलेंगे, प्रोफाइल। करेक्ट है भाई, प्रोफाइल बोलेंगे इसको। समझ में आ गई बात है भाई, पूरी प्रोफाइल हो गई और एक एक लेयर को क्या बोलेंगे आप, होराइजन या सेंसर। प्रोफाइल को हिंदी में कहते हैं परिच्छेदिका। वाव क्या नाम है, इससे बढ़िया तो प्रोफाइल कहते थे भाई साहब। अरे प्रोफाइल कहते बच्चे को दोबारा परेशान नहीं होना पड़ता है ना। तो वेरियस होराइजन, ये होराइजन दिख रहे हैं, ये आडी जो लेयर है वो होराइजन है, और होराइजन जो दिख रही है ना वर्टिकल सेक्शन में, इन सबको मिला के ऑल ऑफ विच आर कॉल्ड, सबको मिला के क्या कहेंगे आप, सॉइल प्रोफाइल। तो मृदा के खड़े काट सॉइल प्रोफाइल, वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल इज सॉइल प्रोफाइल। और प्रोफाइल में जो लेयर्स दिख रही है, लेयर्स प्रेजेंट इन द प्रोफाइल इज कॉल्ड होराइजन सेंसर। समझ में आ गयो क्या बाबा, आ गयो। चलिए एक एक को देखते हैं, किस किस अक्षर से देते हैं इनको, ओ ए बी सी आर से दिखाते हैं, ओ ए बी सी आर से दिखाते हैं। सॉइल प्रोफाइल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स ओ ए बी सी आर, ओ ए बी सी आर से दिखाते हैं। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं ये बनाते कैसे। आओ बच्चों सॉइल प्रोफाइल पढ़ाता हूं आपको। आज हमारा करना तन प्रोफाइल पढ़ा दूं, प्रोफाइल पढ़ा के तन याद भी करवा दो। चलो शुरू करते हैं। ये जो ऊपर ऊपर वाला लेयर है इसको बोलेंगे हम लोग ओ, क्या बोलेंगे, ये वाला ओ है, ओ। ये वाला लेयर क्या कहलाएगी, यहां से यहां तक ओ, ये ए, ये बी, ये सी और ये आर। दिख रो है क्या या ना दिख रो, दिख रो है। ये वाला लेयर क्या हो गया, यहां से का ओ, ये वाली जो लेयर है वो ए, ये बी, ये सी और ये हो गया आपका आर। ओ ए बी सी आर बांटते, आओ इनको और बांटते, आओ और बांट देते भाई सब। बांटने का काम है हमारा। इस ओ को ना मैं दो भागों में बांट रहा हूं, एक तो O1, एक O2। एक को मैं तीन भागों में बांट रहा हूं आपकी बुक के हिसाब से, A1, A2, A3। बी को भी मैं तीन भागों में बांट रहा हूं, B1, B2 और B3। और सी को इनको नहीं बांट रहा हूं। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। एक बार फिर से बताऊं क्या, यस सर। चलिए मैं एक बार क्लीन करके दोबारा बताता हूं। ये आपका हो गया, दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये आपका ओ हो गया यहां तक, ये यहां तक आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये यहां तक लेके सी हो गया, और ये लास्ट वाला आपका आर हो गया। कोई दिक्कत, नो सर। 1% भी नो सर। फिर ओ को हम बांट रहे दो भागों, ओ को कितने भागों में बांट रहे हैं, दो, O1, O2। एक को तीन में बांट रहे हैं, A1, A2, A3। ठीक है, हां जी सर। बी को भी हम तीन भागों में बांट रहे हैं, B1, B2, B3। यस सर। सी तो सी है, आर ही, इनको नहीं बांट रहे। ठीक है भाई। अब एक को ले लेते, बहुत इजी है। मैं तो कहूं ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आने चाहिए, बहुत सरल पड़े, बहुत इजी पड़े, मतलब बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल। देखो अभी 1 मिनट में आपको याद कराता हूं। 1 मिनट में प्रोफाइल, 1 मिनट में। पहले ओ कौन आया, O1 में ना किसी को बताना ना है, ताजा कार्बनिक पदार्थ मिला है, क्या मिला है, फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर। बोले तो ताजा कार्बनिक पदार्थ जो बिल्कुल ना सड़ो है, भाई बिल्कुल ना सड़ो है, तो इसमें फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर मिलता है। आप यूं भी कह सकते हो, या फिर आप और टेक्निकली बोलो तो अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। गुरुजी मानने तो इंग्लिश ना आवे, मानने तो हिंदी आवे, तो हिंदी में कैसे बोलेंगे इसको, हिंदी में कैसे बोलेंगे, बोल दो बोलो, हिंदी में इनको कैसे बोलेंगे। और हिंदी में बोल देंगे भाई साहब अनअपघटित कार्बनिक पदार्थ, अनअपघटित कार्बनिक पदार्थ, मतलब जिनका अपघटन अभी हुआ ही नहीं है, जो अभी सड़े ना है, जो अभी सड़े ही नहीं, उनको बोलेंगे ताजा, अनअपघटित, अनडिकम्पोज्ड, ऐसे बोलेंगे। और ना इसको आप प्रेम से चाहो तो लीटर भी कह सको हो,
इनको लीटर कहते हैं, करकट कहते हैं। किसको लीटर या करकट कहते हैं? जो किसको लीटर बोलने वाले हो? जो ताजा है भाई साहब, सड़ा ही ना। अभी एक पत्ती आज ही टूट के गिरी है, एक पत्ती ना आज ही टूट के गिरी है मान लो, उसको क्या बोलोगे आप? उसको बोलेंगे लीटर या लीटर बोलेंगे, करकट बोलेंगे। अरे भाई साहब एक पत्ती गिरी आज ही, आज अभी एक पेड़ की पत्ती गिरी या फूल गिरा या चमड़ी गिरी किसी आदमी की, या किसी के बाल गिरे या किसी का कपड़े गिर गए, तो उनको बोलते हैं लीटर 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 लीटर, करकट 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 करकट, लीटर लीटर लीटर, करकट करकट। अब आओ, ये तो किसमें मिला? ओवन में। ये सारी कहानी किसकी है? अरे बाबा सर ओवन की है। ओवन में एक ही वर्ड में बोलूं तो सर लीटर मिला है, ताजा ताजा कार्बनिक पदार्थ मिला है। अब आ जाओ O2 खिंच मारी फोटो, O2 आयो है। देखो तो कौन आयो है? O2 और भी इजी है। O2 में क्या होगा? थोड़ा डिकम्पोजर हो जाएगा, पार्शियली बोले तो आंशिक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। गुरुजी मैनू तो इंग्लिश ना आवे, मैनू तो आप हिंदी समझा दो, तो हिंदी में इसको बोलेंगे आंशिक अपघटित कार्बनिक पदार्थ। आप चाहो तो प्रेम से इसको ना डफ भी कह सकते हो, डफ। लीटर थोड़ा थोड़ा अगर सड़ गया, पार्शियली अगर उसका डिकम्पोजिशन हो गया, अगर थोड़ा अपघटन हो गया, तो लोग उसको डफ के नाम से जानते हैं। नाम तो सुना होगा, लोग इसको डफ के नाम से जानते हैं। करेक्ट भाई। थोड़ा और आगे चलते हैं, A1 के पास आ जाते हैं। भाई जी मैनू एक बात बताओ, जब ओवन में ताजा मिल रहा है, नहीं आप बताओ तो सही एक बारी, ओवन में ताजा मिल रहा है बोले तो अनडिकम्पोज मिल रहा है, नहीं बताओ एक बार बोलो, जा कहा रहे हो? अरे बैठ वापस। अगर ऑर्गेनिक अनडिकम्पोज मिल रहा है, आप कह रहे हो O2 में आप थोड़ा बहुत सड़ा हुआ मिल रहा है, मतलब आंशिक अपघटित मिल रहा है या पार्शियली डिकम्पोज मिल रहा है। नहीं रुक तो जा भाई, ऐसा मिल रहा है। तो बताओ इसके जस्ट नीचे A1 आएगा, तो A1 में क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर फिर तो ह्यूमस मिलेगा, पूर्ण अपघटित मिलेगा, पूरा सड़ा हुआ मिलेगा। बिल्कुल सही सोचा आपने। A1 में क्या मिलेगा? A1 में मिलेगा ह्यूमस, पूर्ण अपघटित कार्बनिक पदार्थ। अगर आपको नहीं आता तो पढ़ो, सीखो। ह्यूमस क्या होती है बाबा? सर पूर्ण अपघटित कार्बनिक पदार्थ होता है, पूर्ण अपघटित कार्बनिक पदार्थ होता है, या फुली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है। ये भगवान कितना इजी दिया है, कितना सरल दिया है। ओवन ताजा अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। O2 पार्शियली या आंशिक अपघटित या पार्शियली डिकम्पोज्ड, दैट इज योर डाफ। और A1 ह्यूमस क्या होती है बाबा? ह्यूमस या ह्यूमस, वो फुली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है, पूरा सड़ा होता है, पूरा काला पाउडर सा बन जाता है भाई साहब। सरल समझ में आग्यो का? मेरे तो आग्यो भाई, सरल ही पढ़ियो है। अब आ जाओ A2 की बात करते हैं। A2 में क्या होगा? A2 से ना किसी को बोलना ना है, A2 से ना बहुत सारी चीजों की लीचिंग हो जावे है। A2 से लीचिंग हो जाओ। देखो A2 पढ़ा रहा हूं मैं आपको। A2 में क्या होगा? A2 से बहुत सारे पदार्थ ना B2 में आ जावे। चाल्यो रे चाल्यो, A2 से B2 चाल्यो रे चाल्यो, A2 से B2 चाल्यो। कौन चाल्यो? A2 से B2 में देखो कौन कौन जा रहा है। इस जैसे मान लेते हैं, इनको अपन 3 भागों में बांट लेते हैं। ये तुम्हारा A1 हो गया, ये तुम्हारा A2 हो गया, ये तुम्हारा A3 हो गया। ये देखो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये A3 हो गया। ठीक है, एक बार मैं इसको मिटाई लेता हूं और ऐसे ही बना देता हूं भाई साहब। छत्रपति यही बना देता हूं, छत्रपति इधर ही बना देता हूं। आपको क्या समझ में आया? ओवन, जैसे ये ओवन है, बाटी बढ़ावा को ओवन ना है, ये ओवन है। कोई ओवन बताया क्या मिलता है? सर ओवन में तो अभी आपने खुद नहीं बताया था, ओवन में तो लीटर मिला है। क्या मिला है? लीटर मिला है। व्हाट इज लीटर? अनअपघटित कार्बनिक पदार्थ। फिर इसके बाद में इसको मान लेते हैं अपन O2। तो मैंने पूछो भाई O2 में क्या मिला है? बोला सर अभी भी आपने कहा O2 के अंदर तो डप मिलता है। डप बोले तो पार्शियली अपघटित कार्बनिक पदार्थ, पार्शियली अपघटित ऑर्गेनिक मैटर, या फिर आंशिक अपघटित कार्बनिक पदार्थ। फिर अब ये कौन सा था? सर ये तो आपने अभी थोड़ी देर पहले हमें A बताया था। इसको अभी आपने A कहा था।
इसको आपने पूरे को O कहा था, तो O के 2 भाग कर दिए ना अपने, O1 और O2। अब 1 के 3 कर देते हैं, किसी को ना बताना, 1 के 3 हो जाएंगे। ये 1 हो गया, मान लो यहां से लेके यहां तक, ये 1 हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे A1। इसको क्या बोलेंगे रे बाबा, A1, है ना। इसको थोड़ा मैं बिठा के वैसे बनाता हूं। ये आपका देखिए यहां से लेके यहां तक क्या हो गया सर, A1। फिर ये क्या हो गया सर, A2। और ये नीचे वाला ये क्या हो गया सर, A3। हुआ कर नहीं हुआ। अब मैं आपसे पूछूं A1 में बताओ, तो A1 में क्या हुआ, A1 में तो हुमस आ गई, फिर लिटर आ गया, डफ आ गया, तो फिर हुमस नहीं आएगी क्या? आप कहोगे निश्चित रूप से आएगी। अब मुझे बताओ हुमस आएगी A1 में, A1 में क्या आएगी हुमस। तो उसके साथ साथ पता क्या होगा, हुमस क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, ऋणायन ऋणावेश लेके घूम रही होती है। तो उस पर ना बहुत सारे मिनरल चिपक जाएंगे, बहुत सारे कैटाइन चिपक जाएंगे, मिनरल कैटाइन चिपक जाएंगे। कैटाइन जानते हो, धनायन, क्योंकि हुमस क्या होती है, मारे रह हुमस तो नेगेटिवली चार्ज है, मारे रह हुमस तो नेगेटिवली चार्ज है, धनायन तो लेर घुमच रसोनियो, धनायन तो लेर घुमच रसोनियो। तो हुमस क्या होगी, हुमस तो निकली ऋणावेश से। हुमस को तो हम ऐसा मानते ही नहीं थे कि ये ऋणावेश से निकलेगी, नहीं तो ऋणावेश से निकल गई, इसमें तो ऋणावेश हुआ है, नेगेटिव चार्ज हुआ है, इसलिए हुमस पता क्या रखती है, धनायन रखती है। धनायन का तो भंडार भरा ओ राजा, कैटायन रखती है, कैटायन का तो भंडार भरा ओ राजा। और ना किसी को बताना भी मत, हुमस की सब ज्यादा कैटायन पता है किसके पास होते हैं, होमस, ह्यूमस सबसे ज्यादा सीईसी, होमस होमस सबसे ज्यादा सीईसी, सबसे ज्यादा सीईसी दुनिया में हुमस की होती है। सीईसी क्या होती है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, धनायन विनिमय क्षमता। और धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है, 1 किलो मिट्टी जब होती है ना, 1 किलो माटी, कल परसों बताया था मैंने, 1 किलो माटी जितने हाइड्रोजन लाती सीईसी कहलाती, 1 किलो माटी जितने हाइड्रोजन लाती सीईसी कहलाती। यानी 1 किलो मिट्टी में अधिकतम कितने हाइड्रोजन या उसके इक्विवेलेंट आयन, इक्विवेलेंट पता कैसे बनाते हैं, हाँ मेरे को पता है कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो कैल्शियम है, इसके अंदर से 1 किलो मिट्टी में 5 मिल गए, तो कैल्शियम की वैलेंसी तो कितनी है, 2 है संयोजकता, तो इसको 5 नहीं मानेंगे, इसको कितने हाइड्रोजन, जैसे मान लो 5 मिल गए मान लेते हैं, तो ये 5 नहीं है रे बाबा, इसकी ये अकेला 1 कैल्शियम 2 हाइड्रोजन के बराबर है, 1 कैल्शियम 2 हाइड्रोजन के बराबर है, क्योंकि कैल्शियम की संयोजकता होती है +2 और हाइड्रोजन की होती है 1 ही, तो 5 का मतलब 5 नहीं है रे बाबा, ये 10 है। ऐसे मान लो कभी मैग्नीशियम मिल गया, मैग्नीशियम की संयोजकता भी 2 ही होती है, और मैग्नीशियम मान लेते 3 मिल गया, तो ये 3 नहीं है, ये 6 सेंटीमोल, क्योंकि 2 संयोजकता तो वो अकेला मैग्नीशियम ही 2 हाइड्रोजन के बराबर होता है। ऐसे मान लो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मान लो 6 मिल गया, तो उसको 6 नहीं बोलेंगे, ना ना ना, वैलेंसी 3 है, तो 6 × 3 18 बोलेंगे, 18 सेंटीमोल पर केजी ऐसे बोलेंगे। तो ऐसे सीईसी निकलती है, सबको जोड़ दो सीईसी बन जाएगी। 1 किलो मिट्टी में अधिकतम कितने कैटायन आते हैं, कितने धनायन आते हैं, 1 किलो मिट्टी में कितने धनायन या कैटायन आते हैं, वही सीईसी है, लेकिन उनको हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा आपको। जैसे हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट कैसे, हाइड्रोजन जैसे 1 वैलेंसी का है, और आपका मान लेते हैं कि मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी है, तो मैग्नीशियम मान लो 20 मिल गया, तो उसको 40 मानेंगे आप हाइड्रोजन के बराबर, ऐसे करते हैं। और वो सबसे ज्यादा पता है किसका होता है, सर सीईसी सबसे ज्यादा दुनिया में ना हुमस की होती है, हुमस की सड़े गले कार्बनिक पदार्थ की, हुमस की सीईसी होने का मतलब क्या हो गया सर, उसके पास बहुत सारे कैटायन है, इसका मतलब A1 में क्या क्या होता है बताओ, देखिए हुमस भी होवे रे, मिनरल भी होवे रे, इसलिए ना A1 में दोनों चीज हो गई, इसलिए ये मतलब मिनरल का भंडार हो गई है। मिनरल बोले तो कैटाइंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे, तो मिनरल्स बहुत होते हैं इसके अंदर। किसमें सर, A1 में। अभी तो A1 में कहता हुमस है, तो अभी भी कह रहा हूं हुमस है, लेकिन हुमस के साथ क्या लगे हुए हैं, बहुत सारे धनायन लगे हुए हैं, इसका मतलब A1 में ना हुमस और मिनरल्स हो गए। अब आओ A2 की बात करते हैं, अपन बीच में A2 की बात कर भी रहे थे, फिर बीच में से अपने इसको चेंज कर दिया। A2 से क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें ना B2 में जाके जमा हो जाती है। जैसे ये B है, एक बार कोई बताएगा ये कौन है, ये यहां तक B, ये C, ये R, तो B को भी 3 भागों में बांटो ना बाबा, B को 3 भागों में बांटो, ये B1 हो गया, ये क्या हो गया B1, फिर ये बीच वाला क्या हो गया B2, और ये नीचे वाला क्या हो गया सर B3,
हो गया क्या सर? हो गया। अब बहुत सारी चीजें जो A2 से B2 में आके जमा हो जाती है, A2 से B2 में आके जमा हो जाती है। कौन कौन है? आयरन भी चालो, एल्यूमिनियम भी चालो, साथ में चाली कहले रे। आयरन भी चालो रे, चालो रे, चालो रे, एल्यूमिनियम भी चालो रे, चालो रे। कहां से कहां गए तीनों? A2 से B2 में, A2 से B2 में, A2 से B2 में, A2 से B2 में, A2 से B2 में। A2 से B2 में कौन कौन गया? आयरन भी चाल्यो रे, एल्यूमिनियम भी चाल्यो रे, साथ में क्लेन ले गयो रे। ये जाते हैं। अब एक बार देखो इसका नाम निकालते हैं। जिस बेचारे की लीचिंग हो गई, जिस A2 की आप लीचिंग करवा रहे हो, आयरन एल्यूमिनियम क्ले को B2 में पहुंचा रहे हो, उस A2 का नाम तो निकाल दो रे बाबा। तो इसको कहा जाता है जोन ऑफ लेचिंग, क्योंकि इसकी क्या हो गई? लीचिंग हो गई, अपक्षालन हो गया। या तो ये कहते हैं A2 को, या फिर एक नाम और है जोन ऑफ इल्यूविएशन। ज्यादा बढ़िया शब्द है इल्यूविएशन। जोन बोले तो क्षेत्र, अपक्षालन क्षेत्र है जोन ऑफ इल्यूविएशन। किसका नाम है? A2 जोन ऑफ इल्यूविएशन। और जिसमें जाके जमा हो गए, जिसमें आके ये B2 के अंदर जमा हो गए, तो B2 क्या बोलोगे आप? B2 बेटो जिसमें जमा हो गए उसको बोलते हैं जोन ऑफ ILL आएगा बस, इल्यूविएशन, जोन ऑफ इल्यूविएशन कहेंगे। अब जितने बच गए ना, जितने बच गए उनका निकाल दो नाम। पहले तो जो नीचे वाले इनका नाम ले लो। ये देखो सी को अगर आप गौर से देखोगे तो यहां पर R में तो हो गई रॉक्स, ROCKS। हम कभी कोई कुआं खोदते हैं या कुछ भी करते हैं ना, तो लास्ट में ना रॉक्स आ जाती है, चट्टाने आ जाती है, पत्थर आता है, गाड़ी मंगवानी पड़ती है पत्थर काटने वाली। फिर इसके जस्ट ऊपर यहां पर जस्ट है ना सी, जिसको आप सी कह रहे हैं, इस सी में क्या है? रॉक्स भी है प्लस सोइल भी है, यानी कि पार्शियली डिकम्पोज रॉक्स है जो थोड़ी बहुत टूटी है। और इसके नीचे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लाइन चल रही है, इसके नीचे नीचे वाले में रॉक्स है, यहां पर नीचे नीचे रॉक्स है, नीचे नीचे वाले में। समझ में आ रही क्या बात या ना आ रही? अब जो बाकी बच गए, अभी मैं एक बार देखना, एक बार फिर से इसको रिपीट वो कर देता हूं आपको, अब की बार एकदम क्लीन हो जाना है। जैसे ये अपन ऐसे बांटते हैं इनको, O1 O2 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C और R। करेक्ट है? अब R तो क्या हो गया? आप सीधा बोले तो रॉक्स हो गई, चट्टाने हो गई। आज भी वहां पत्थर नीचे जमीन में नीचे नीचे पत्थर आता है, रॉक्स आती है, और वहां पर आज भी वो टूट रही होती है, वहां ब्रेकडाउन चल रहा होता है और चट्टानों से मिट्टी बन रही होती है। तो ये चट्टाने आ गई, बहुत मस्त है, देखो इजी है याद करना। सी में क्या है? सी में थोड़ी बहुत टूटी हुई रॉक्स है, यानी कि पार्शियली वेदर्ड, वेदर्ड मतलब अपक्षयित, आंशिक अपक्षयित रॉक्स है। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? आंशिक अपक्षयित रॉक्स। या सिंपल वर्ड में बोले तो थोड़ी सी चट्टान है, थोड़ी सी मिट्टी है, रॉक्स प्लस सोइल है, यू भी कह सकते हो आप। मोरिंडो भी कह सकते। ऊपर माटी नीचे बाटो, सीम मोरिंडो बोले तो सीम मोरिंडो। अब ओवन में क्या आया? सर लीटर आया, अनअपघटित कार्बनिक पदार्थ आया, अनडिकम्पोज्ड है ना, ऑर्गेनिक मैटर आया। फिर O2 में क्या आया? सर थोड़ा बहुत सड़ावा आया, बोले तो डफ आया, पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर या आंशिक अपघटित कार्बनिक पदार्थ। A1 में क्या आया? सर ह्यूमस आया। A1 में क्या आया? ह्यूमस आया, पूर्ण अपघटित कार्बनिक पदार्थ या फुली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। लेकिन साथ में मिनरल भी आ गए, क्योंकि ह्यूमस क्या होती है? माइनस चार्ज वाली होती है, इसलिए कैटायंस का भंडार भरी होती है। अब ये A2 से B2 में कुछ माल गया था, किसी को ध्यान हो तो? कौन कौन सा माल गया था? चलो रे चलो, A2 से B2 चलो। एक तो लोहा गया था, एक एल्यूमिनियम गया था, एक क्ले गई थी। लोहा, एल्यूमिनियम और क्ले तीनों चले गए थे, इसलिए ना A2 का नाम क्या पड़ गया था? लीचिंग वाला क्षेत्र, जोन ऑफ लीचिंग या अपक्षालन क्षेत्र, या फिर जोन ऑफ इल्यूविएशन। जोन बोले तो क्षेत्र और इल्यूविएशन बोले तो लीचिंग, ये नाम पड़ गया था।
अब तो मेरे को बहुत मस्त समझ में आ गया सर, ये तो जोरदार इजी ट्रिक है। इसका मतलब ताजार, आधा सड़ार, पूरा सड़ा, हुमस, हुमस के साथ मिनरल लगे होते हैं क्योंकि हुमस नेगेटिवली चार्ज होती है। फिर मेरे को सर आपने ये बहुत मस्त समझा दिया कि A2 से B2 में जाता है माल। A2 से B2 में कौन जाता है ये भी मस्त बताया सर आपने, लोहा जाता है, आयरन जाता है, आयरन एल्यूमिनियम और क्ले जाती है, लोहा एल्यूमिनियम क्ले जाता है। ये मजे आ गए सर हमें तो। और जिसमें जाके जमा होता है ना B2 में, A2 से B2, सर उसको बोलते हैं जोन ऑफ इल्यूविएशन। इसमें आई आएगा लेकिन ILLUVIATIN। ये भी सर आपने जोरदार बता दिया। ये तो संपोड क्षेत्र कहलाता है हिंदी में, संपोड या जमाव क्षेत्र, जहां पे आके लोहा एल्यूमिनियम के लिए जमा हो जाते हैं, वो यहां आके जमा हो जाता, ये हो जाता है। और ये क्या कहलाएगा हिंदी में, कभी इसको लिखना पड़े तो A2 को, ये वाला है अपक्षालन क्षेत्र, क्योंकि इसकी अपक्षालन होगी, लीचिंग हो गई, अपक्षालन क्षेत्र कहलाएगा। सर फिर तो ये तो थोड़े थोड़े बच गए। अब जितने भी बच गए ना वो बहुत ईजी है, उनको पता क्या बोलोगे आप। जैसे A3 बच गया, तो A3 क्या है, इसको सीधा बोलो कि ये A और B के बीच का परिवर्तनशील संस्तर है। ये क्या है बेटा, परिवर्तनशील संस्तर, परिवर्तनशील संस्तर किसके बीच का, ये भी लिखना चाहिए वैसे तो, A और B के बीच। देखो नीचे B आ गई, ऊपर A चल रहा है, तो संस्तर है। लेकिन ज्यादा किससे गुण होते हैं इसके, परंतु ये A से समानता अधिक रखता है, A से समानता अधिक रखता है। इंग्लिश में बोले तो इनके लिए एक ही वर्ड आता है, इट इज द वेरिएबल होराइजन बिटवीन A एंड B। क्या बोलेंगे इनके लिए, वर्ड क्या आएगा, सभी जो बच गए उन सब के लिए, वेरिएबल, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए होराइजन। अब अगर मान लो एक के बारे में बोल रहे हो तो A से समानता रखता है, अब B के बारे में बोल रहे हो तो ये भी ऐसे बनेगा, A और B के बीच का परिवर्तनशील संस्तर, परंतु B से समानता अधिक होती है इसकी, B से समानता अधिक होती है। करेक्ट है भाई। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, B1 को, इट इज द वेरिएबल होराइजन बिटवीन A एंड B बट मोर सिमिलर विद B। अब B3 के पास आओ, B3 भी क्या है, ये भी एक इंटरजोनल है या बीच वाला क्षेत्र, अंतर्वर्ती क्षेत्र है B और C के बीच में, है ना। ट्रांजिशन भी कह सकते हैं, इंटर ट्रांजिशन जोन है, इंटर ट्रांजिशन जोन है, मतलब अंतर्वर्ती क्षेत्र है। किस किस के बीच का अंतर्वर्ती क्षेत्र है, B और C के बीच का, B और C के बीच का अंतर्वर्ती क्षेत्र है। ट्रांजिशन के लिए क्या वर्ड लगा सकते हैं आप, अंतर्वर्ती क्षेत्र, है ना, दोनों के बीच में। इसमें भी B से समानता ज्यादा होती है। तो मुझे लग रहा है शायद मैं पूरी सोयल प्रोफाइल को आपको याद करवाने में कामयाब हो गया। अगर आपको लगता है कि मुझे इसको बहुत अच्छे से दोबारा देखना है तो भाई साहब आप इसका ना इस समय, मेरी फोटो भी आ जाए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आराम से भाई साहब जब चाहे जब पढ़ ले लो, कहीं तो माखी फोटो आ जावे, ले लो ले लिया, थैंक यू। सब आगे इसके अंदर। मुझे लगता है शायद इससे बढ़िया और तो कोई तरीका नहीं हो सकता, फिर भी कोई हो तो मुझे जरूर बताना कि सर इससे बढ़िया तो मैं समझा देता आपको, आप तो हमें उल्टा गलत बता रहे हो। हमें तो बहुत पहले ही सर आता था, अरे इजी पढ़ा है भाई, O1 O2, O1 में ताजा, O2 में आधा सड़ा, A1 में पूरा सड़ा। बोले तो लेटर डाफ होमस, अनअपघटित कार्बनिक पदार्थ, आंशिक अपघटित कार्बनिक पदार्थ, पूर्ण अपघटित कार्बनिक पदार्थ। फिर दो याद करवाए, A2 से B2 में लोहा एल्यूमिनियम क्ले, A2 से B2 में लोहा एल्यूमिनियम क्ले, फिर C का रॉक्स प्लस मिट्टी दोनों आ गई और R में रॉक्स आ गई। बाकी सब परिवर्तनशील संस्तर है। बाकी कौन बच गए, A3 भी परिवर्तनशील है, B1 भी परिवर्तनशील, लेकिन A3 एक की समानता ज्यादा है, B1 B से समानता ज्यादा है ना, बाकी दोनों के बीच में। और ये लास्ट वाला B3 भी क्या है, ये भी परिवर्तनशील है, ये भी इंटर ट्रांजिशनल जोन है, ट्रांजिशनल जोन है, दो को ट्रांजिट करता है, मतलब थोड़ा इसमें B का कचरा है, थोड़ा C का कचरा है, दोनों का मिक्स है। और C का मतलब क्या हो गया, मोरिंडो। तो क्या मैं अपनी बात समझाने में कामयाब रहा, यस सर, समझ में आ गई, जी सर, तो हो गया भला। देखो ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, देखो O1 क्या है, अल्प विघटित, मतलब ताजा से होता है लगभग, और इन्होंने O2 में पूर्ण अपघटित, पूर्ण अपघटित नहीं है, ये डफ आएगा सेकंड में, और थर्ड में देखो हुमस, हुमस होती है पूर्ण अपघटित, प्लस के साथ क्या है, खनिज पदार्थ है, मतलब मिनरल्स लगे हुए हैं, खनिज लगे हुए हैं। इसके बाद A2 क्या हो गया, A2 का लीचिंग हो गया, इसलिए इसका नाम क्या निकाल दिया इन्होंने, निक्षालित क्षेत्र, अपक्षालित क्षेत्र। और वो जाके जमा कहां हुआ, B2 में, तो B2 का निक्षेपित क्षेत्र, जोन ऑफ ILLU, और ये ऊपर वाला A2 जोन ऑफ ELU, ऐसे आता है, इल्यूविएशन,
ILLUVA। फिर बाकी सी में क्या हो गया, अपक्षयित पेत्रक पदार्थ, मतलब वेदर्ड पेरेंट मटेरियल या वेदर्ड रॉक्स, और आर पे क्या आ गई, रॉक्स आ गई। बाकी जो बच गए ना, जैसे कौन सा बच गया, A3 परिवर्तनशील संयंत्र, ए से समानता अधिक है, B1 परिवर्तनशील संयंत्र, बी से समानता अधिक है, B3 नीचे नीचे वाला, सी के जस्ट ऊपर वाला, वो क्या आ गया, वो आपका ट्रांजिशनल होराइजन हो गया, दो के बीच का, बी और सी के बीच का, दोनों का मिक्सर टाइप में हो गया। ऐसे चलता है। इधर भी ये लिखा हुआ है, जिसका निक्षालन हुआ ना, जोन ऑफ इल्यूविएशन ELU, वो ये वाला ऊपर वाला है, ए में से A2 से निकला और जाके जमा किसमें हुआ, B2 में जमा हो गया, और ये आपका नीचे रोक्स आ गई। तो मैं समझता हूं शायद आप अच्छी तरह से ये समझ पाए हैं। तो देखो साफ साफ लिखा कि सी के नीचे कौन आएगा, लास्ट में आर आएगी, रॉक्स, आर बोले तो रॉक्स। सही चल रहा है भाई, सी के नीचे क्या आएगी, रॉक्स आएगी लास्ट में। चलो आराम से एक बार फिर से देखते हैं। जो सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिस्थिति का, उसमें बहुत सारी लेयर्स दिखती है, समानांतर परतें दिखती है, पैरेलल लेयर्स दिखती है, वही होराइजन या संयंत्र कहलाती। और अब इनको पढ़ते हैं। यहां पर देखो, द पैरेलल लेयर्स इन द सॉइल प्रोफाइल विच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड होराइजन्स। और ये ऐसे पढ़ेंगे। पहले देखो ओ आया, ओ बोले तो ऑर्गेनिक, ओ बोले तो ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक होराइजन भी कहते हैं इसको। जीवांश पदार्थ भरा पड़ा है इसमें, लिटर और डब भरा पड़ा है। पहले देखो इसमें ओवन क्या आया, इसमें बिना सड़े गले पदार्थ होते हैं, नग्न आंखों से देख सकते हो, यानी कि ताजा होते हैं, बिना सड़े गले होते हैं, गिरी अभी पत्ती गिरी वही होती है। इट कंटेन्स ओवन सब होराइजन विच कंटेन्स अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। आ जाओ O2 के पास। O2 जो सब होराइजन है, उसमें पूर्ण अपघटित तो नहीं, मतलब काफी सड़ चुके होते हैं, डफ होते हैं, और जंतु अवशेष मिलते हैं जिन्हें नग्न आंखों से आप नहीं पहचान सकते हैं। तो O2 में क्या हो गए, कंप्लीटली तो नहीं बोलेंगे, पार्शियली डिकम्पोज हो गई। प्लांट एंड एनिमल रेजिड्यू है, और ये आइडेंटिफाई नहीं होंगे, आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि ये मिल चुके हैं, मिक्सअप हो चुके हैं। अब आओ ए के पास, ए होराइजन आ गया। ए क्या होता है, अब मिनरल चालू हो गए, क्योंकि हुमस है तो उसके साथ मिनरल भी आएंगे खूब सारे। तो ये क्या कहलाता है, मिनरल होराइजन भी कहलाता है। A1 वो A2 जो है ना, मिनरल होराइजन, A2 मतलब ए भी हो गया, क्योंकि A1 A2 A3 ए के ही भाग है। तो इसको बोलते हैं अपर मोस्ट मिनरल होराइजन। पढ़ा दिया रे बाबा। अब इनमें एक एक को लेते हैं। सबसे पहले देखो A1 में क्या है, A1 में हुमस है बेटा, और A1 में क्या है देखो, कार्बनिक पदार्थ है, मतलब हुमस है, और हुमस के साथ साथ ये भी आपके मिनरल्स भी इकट्ठे हो गए, इसका रंग गहरा भी होता है। तो इन दिस होराइजन ऑर्गेनिक मैटर इज फाउंड। विच वन ऑर्गेनिक मैटर, हुमस मिक्स्ड विद मिनरल्स इन द A1 सब होराइजन ड्यू टू विच इट्स कलर इज डार्क, गहरा कलर होता है, थोड़ा बुरा टाइप में से कलर होता है ना। अब देखो A2 के पास चलते हैं। A2 में से कौन निकल गई, क्ले। मृतिका क्या होती है, क्ले, आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इनका हो गया लेचेन। और क्वार्ट्ज थोड़ी बढ़ गई, मतलब थोड़ी मिट्टी के कण बढ़ गए, बाकी सारे के सारे क्ले भी निकल गई, आयरन भी निकल गया, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड भी निकल गए, ये सारे निकल गए। तो कितना इजी लिखा हुआ देखो, इन द A2 सब होराइजन जोन ऑफ इल्यूविएशन भी कहते हैं A2 को, लिखा हुआ देखो इल्यूविएशन। क्या हो रहा है, क्ले, आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो क्या हो जाएंगे, लीच्ड हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। कहां जाएंगे, B2 में। और क्वार्ट्ज का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्वार्ट्ज बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए A3 के पास चलते हैं। A3 में क्या होगा सर, A3 में ना ये परिवर्तनशील है, वेरिएबल होराइजन है, बट एक से ज्यादा समानता रखता है। ज्यादा गुण किस केस में, A के। और B1 में क्या होंगे, B के ज्यादा रहेंगे, वही परिवर्तनशील संयंत्र है। तो A3 सब होराइजन इज ए वेरिएबल होराइजन इन विच मेजर प्रॉपर्टीज आर ऑफ ए होराइजन। ये आपका आ गया B होराइजन। B में क्या होगा, पहले B1 आएगा। B1 भी वही परिवर्तनशील है, लेकिन B के गुण ज्यादा होते हैं इसके अंदर, B से समानता ज्यादा रखता है ना। तो द B1 होराइजन आल्सो ए वेरिएबल होराइजन इन विच द प्रॉपर्टीज ऑफ B होराइजन। मतलब इजी है ना। A3 मतलब बदलता रहता है, मिक्सअप है दोनों का, लेकिन A के गुण ज्यादा होते हैं। मतलब थोड़ा A का माल भी होता है, B का भी होता है A3 में, बट A के ज्यादा होते हैं। B1 में भी B का भी होता है, A का भी कुछ पदार्थ होता है, लेकिन B का ज्यादा होता है। कितना इजी है भगवान, कितना सरल है। अब आओ B2 के पास। B2 में क्या था, A2 का माल आके जमा हो गया था, A2 का माल आके जमा हो गया था। क्या क्या माल आके जमा हो गया था, क्ले भी आया था, लोहा भी मतलब आयरन भी आया था, और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड भी आ गए थे। तो B2 होराइजन इज आल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ अकुमुलेशन। ये वर्ड भी यूज कर सकते हो, अकुमुलेशन, अकुमुलेट हो गया ना, इकट्ठा हो गया। या फिर जोन ऑफ इल्यूविएशन, ILL वाला मैंने किया ही था आपको, इन विच लिस्ट क्ले, आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स आर डिपोजिटेड, आके जमा हो जाते हैं। B3 क्या है, ये B और C का ट्रांजिशनल जोन है बेटा, ट्रांजिशनल लेयर है,
इंटर ट्रांजिशनल या ट्रांजिशनल लेयर बी और सी के बीच में, बट थोड़ी बी से समानता रखती है। तो B3 होराइजन इज द ट्रांजिशनल लेयर बिटवीन द बी एंड सी होराइजन। आई अब सी की बारी। सी में क्या बताया मैंने, सी में ना चट्टाने आ गई, लेकिन थोड़ी टूटी फूटी टाइप की आ गई, थोड़ी मिट्टी थोड़ी चट्टान दोनों आ गई, है ना। देखो सी में क्या है, कम विघटित और अपक्षयित मूल पदार्थ। व्हाट इज मूल पदार्थ, पेरेंट मटेरियल। व्हाट इज पेरेंट मटेरियल, रॉक्स आ गई। अरे बाठोर माटी दोनों आगर बाबा, समझ में आगा के, बोला आगा, ठीक है। आगे आए तो इसमें लेस डिकम्पोज वेदर पेरेंट मटेरियल आ गए, करेक्ट चल रहा है भाई। और लास्ट में आ गया बाबा आर। आर बोले तो रॉक्स। मैं तो जमीन की खुदाई कर रहा था, आखिरी में पत्थर ही पत्थर आ रहे थे, उनका नाम रॉक्स, तो मैं क्या करूं। सॉइल प्रोफाइल कंप्लीट है। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट है लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया है तो संभावना है कि बोर्ड के एग्जाम में आएगा, कंपटीशन में तो वेरी मोस्ट है हर लाइन ही। चलिए टॉपिक चेंज करते हैं, धरती दिखाता हूं आपको। आई रे हमारी धरती आई रे, बे पे से अर्थ अर्थ अर्थ, पृथ्वी पृथ्वी। भाई साहब इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है कि उसमें न जाने कितने सारे ना ग्रह नक्षत्र भरे पड़े, उनमें से हमारी पृथ्वी ना एक छोटी सी है। इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, हमारी धरती तो एक छोटी सी उसका पार्ट ही है। तो ब्रह्मांड का एक छोटा सा पार्ट तुम्हारी धरती है। अब तुम्हारी दिख रहा है सूरज भगवान है स्माइल देते हुए, या ना दिख रहा। देखो देखिए सूरज भगवान किसी को दर्शन दे दे तो दे दे, ये सूर्य भगवान है बाबा स्माइल देते हुए, ये सूर्य भगवान है स्माइल देते हुए, है ना। ये सूर्य भगवान है, ये सूर्य भगवान है रे बाबा, ये भगवान है हमारे। और इस भगवान के चारों ओर देखो ये ऐसे ऐसे ना कई सारे प्लेनेट राउंड 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 चक्कर लगा रहे हैं भाई साहब। इन राउंड राउंड में ना एक तुम्हारी अर्थ भी है, ये हमारी अर्थ है। ये देखो ये सूर्य भगवान है, और ये देखिए भगवान सूर्य नारायण की जय। सूर्य नारायण भगवान के चारों ओर ना ये देखो ये अर्थ घूम रही, छोटी सी है, इन्नी सी अर्थ घूम रही है, देखो ठीक है। तो अर्थ क्या है बेटा, अर्थ ना ब्रह्मांड का एक छोटा सा पार्ट है। अर्थ इज ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। इसी अर्थ की ऊपर ऊपर वाले लेयर को हम क्या कहते हैं सर, सॉइल कहवे है। क्या कहवे है, सॉइल कहवे भाई साहब। देखो ऊपर ऊपर वाली परत है ना पूरी अर्थ, जैसे मान लो लास्ट तक, तो इसके ऊपर वाली मिट्टी क्या बोलते हैं हम, सॉइल लिखा हुआ है, देखो सॉइल सॉइल। तो इसके ऊपर ही जो सतह है पृथ्वी का, जो अपर सरफेस है इसको कवर करके रखता है, वो सॉइल है। तो इसके ऊपर सतह मृदा से ढकी होती है या सॉइल होती है। अब ये देखो इसमें ना ये आपको दिख रहे हैं सारे के सारे ये सन के चक्कर लगाने वाले प्लेनेट है सारे। देखो ये मरकरी, कौन सी करी, मरकरी, मार्स, वेनस, अर्थ, जुपिटर, है ना, यूरेनस, सैटर्न एंड नेपच्यून। और एक छोटा सा और घूम रहा है प्लूटो। कौन सा, लूटो, प्लूटो। अब इनमें से देखो इनके गिनो, इनको गिनते हैं, आओ गिनते हैं। मरकरी 1 2 3 4 5 6 7 8 और प्लूटो 9 हुए क्या। तो 12th की बुक में तो ऐसे ही दे रखा है कि भाई साहब ये पृथ्वी ना 9 ग्रहों में से एक है, 9 प्लेनेट में से एक है, लेकिन वो गलत लिखा हुआ है, वो पुराने टाइम का लिखा हुआ है। एक्चुअली ये जो भैया है ना इधर वाले भैया, ये भैया जो छोटे से ही अभी इनको प्लेनेट नहीं मान रहे हैं। इनको ये प्लूटो भैया दिख रहा है आपको, प्लूटो अंकल, प्लूटो भैया, प्लूटो ब्रदर, इनको ग्रह नहीं मानते। इट्स नॉट ए प्लेनेट, क्योंकि छोटा रह गया, तो इसको ना भेज दिया बाहर कि आप जाओ थोड़े दिन दूध बिस्किट खाओ, फिर वापस आ जाना, बड़े हो जाओ तब फिर हम आपको ग्रह बना देंगे। तो ये भैया ना आजकल है ही नहीं, तो इनको ग्रह नहीं मानते, प्लेनेट नहीं मानते, इसलिए आपकी बुक में जो लिखा हुआ है ना वो गलत लिखा हुआ है, ये पुराना लिखा हुआ है। तो कि पृथ्वी 9 में से एक है, 9 में से एक नहीं है भैया, 8 में से एक है। उनको कहो प्लूटो आजकल ग्रह नहीं है। जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती है वो तो लगाती है भाई साहब, अर्थ के चक्कर तो लगाएगी ये,
उसके सन के चक्कर लगाती है, सॉरी। पृथ्वी उन 8 ग्रह में से एक है जो सूर्य के चारों ओर घूमती है, सबको पता है, ठीक है। तो अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स, है ना, दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। ਤੁਹਾਡਾ सूर्य रे बाबा, ਤੁਹਾਡਾ सूर्य, ਤੁਹਾਡੀ धरती चक्कर लगाओ रे बाबा। जैसे ਤੁਹਾਡਾ सूर्य, ਤੁਹਾਡਾ सूर्य, और ये धरती चक्कर लगाओ रे बाबा। तो सन के चारों ओर चक्कर लगाते इसको क्या बोलते हैं? प्लेनेट बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो भी ग्रह ही बोलेंगे भाई साहब। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? अब शुरू में इसकी ये धरती जो आज आपको इतनी ठंडी दिख रही है ना, एक्चुअली इतनी ठंडी नहीं थी, बहुत गर्म थी शुरू में। जब इसकी उत्पत्ति हुई थी ना, ये आपका गोला थी। देखो आप सोचो कभी धरती पे ऐसी आपको जाना पड़े तो क्या करोगे बताओ? मुझे लग रहा है शायद पहले आप ना पानी लेके जाओगे, पानी ले जाके बाल्टियां डालोगे, फिर उसके बाद इतना आका गोला थी। तो पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई ना बाबा, तो उस समय क्या था? ये तप्त आग का गोला थी, भयंकर आग का गोला थी। तो प्रारंभ में ये तप्त अवस्था में लावा के रूप में जैसे थी, अब फिर बाद में धीरे धीरे ठंडी हुई। और आज आप देख रहे हैं धरती हमारी माता है, हमको बहुत कुछ इससे ही मिल पाता है, इसके बिना कुछ नहीं आता है, धरती जैसा कोई होता ही नहीं। तो स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ अर्थ हैज रिवील्ड, इससे पता लगा था दैट इनिशियली इट वाज द इन द फॉर्म ऑफ हॉट मैग्मा, एक लावा की तरह थी शुरू में ये, विच कूल डाउन, बाद में धीरे धीरे ठंडी हुई। और आज जो बनी है ना सॉलिड फॉर्म आया, जिस स्टेज में आ जाइए, ये भाई साहब कई 100 साल के बाद में ऐसा हुआ है। तो क्या मैं अपनी बात समझाने में कामयाब रहा? क्या आपको लगता है धरती जब बनी थी उस समय आग का गोला थी? क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे कूल डाउन हुई और आज के वर्तमान स्वरूप में आई? यदि हाँ, तो आपको समझ में आ गया। अब होता क्या है, देखो धरती के ऊपर जाओ, धरती जो है ना वो एकदम प्लेन नहीं है, कहीं पे गड्ढे पड़े हैं, वहां पे पानी भर के समुद्र बन गया, कहीं पे ऊपर निकला हुआ है वो पहाड़ बन गए, हिमालय बन गए, अरावली बन गई, ऐसे बन गए। तो इसका जो सरफेस है ना वो रफ होता है। देखो कहीं क्या हुआ, कहीं पे माउंटेन बन गए, माउंटेन बन गए भाई साहब, पहाड़ बन गए। अब पहाड़ से थोड़ी नीचे कोई जगह रहेगी, वो प्लेचू बन गए, जिनको आप पठार कहते हैं, पठार कहते हैं ना। फिर नीचे प्लेन्स रह गए, ये देखो प्लेन है, मैदान है। इस पे लिखा पड़ा आपको दिख रहा हो, तो यहाँ पे लिखा हो प्लेन, यहाँ पे लिखा है ये वाटरफॉल, तो अगर पानी गिरता हुआ है, ये माउंटेन बन गई। कहीं थोड़ा माउंटेन से नीचे है ना प्लेन, जानते ना, मैदान। एक तो मैदान और एक पहाड़, इन दोनों के बीच में उसको बोलते हैं पठार या प्लेचू, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो पृथ्वी की सतह कैसी बेटा? रुक्ष है, रफ है। इसमें उभरे हुए भाग पहाड़ बन गए, जो खोखले या गड्ढे उनमें पानी या भर के समुद्र और झीलें बन गई। तो अर्थ सरफेस इज रफ, इट्स रेज पार्ट रेज्ड, उठे हुए पार्ट्स आर माउंटेन्स एंड द होलो, खोखले टाइप के पिट्स फिल अप विद वाटर टू फॉर्म सी एंड लेक्स। मेरी बात सही समझाने में कामयाब रहा हूं कि धरती जो है ना उसका सरफेस बिल्कुल भी आप चिकना ना समझे या सपाट ना समझे, वो उबड़ खाबड़ है भाई जी। ऊंचो निकलोड़ो पहाड़ बन गयो और नीचे निकलोड़ो गड्ढो, गड्ढा में पानी भर गयो तो या तो बन गयो लेक या बन गयो समुद्र। तो इसका सतह कैसा होता है? रुक्ष या रफ होता है, मतलब खुरदरा होता है, और उभरे हुए भाग पहाड़ कहलाए, खोखले और गड्ढे पानी भर के समुद्र या झीलें कहलाई। तो ऐसी है तुम्हारी अर्थ, ठीक है। अब इस पूरी अर्थ को ना 3 भागों में डिवाइड करेंगे, 3 मंडल बनाएंगे। देखो 3 मंडल बनाए हुए इसके अंदर। जो जमीन वाला पार्ट है ना, जमीन वाला, ये देखो जमीन वाला पार्ट दिख रहा है ना? दिख रहा? चलो इधर से बताता हूं। ये जमीन वाला पार्ट दिख रहा है, इधर जमीन वाला पार्ट, इसके नीचे लिखा लिथोस्फीयर, जिसपे आप खड़े रहते हैं, भैंस खड़ी रहती है, आपका ट्रैक्टर खड़ा है, बस खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, बिल्डिंग्स बनी हुई है। जमीन वाला जो पार्ट है उसको कहेंगे लिथोस्फीयर, या इसको बोलते थल मंडल। कौन सा मंडल रे बाबा? थल मंडल। एक होता है पानी वाला, समुद्र वगैरह, झीलें वगैरह, इनको बोलेंगे जल मंडल या हाइड्रोस्फीयर। एक वातावरण पूरा, गैसेज वगैरह, एयर वगैरह, इसको बोलेंगे हम एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। तो आपको नहीं लगता 3 मंडल हो गए? जल मंडल, थल मंडल, वायुमंडल, बेरारा जल मंडल, थल मंडल, वायुमंडल। जिस मंडल पे बिल्डिंग बनी है, जिस पे रहते हम, थल मंडल कहो ना बाबा। जिस पे भरा हुआ पानी, चाहे झील चाहे समंदर, जल मंडल या हाइड्रोस्फीयर। और जो गैस वाला है, एनवायरमेंट वाला, हवा वाला, वो आपका हो गया एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। एको को ले लेते हैं जी। देखो अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट अर्थ इज मेड अप ऑफ
है ना, भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार अर्थ के 3 मंडल होते हैं। कौन कौन से? 3 स्फीयर है, एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। मैं समझता हूं बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा आपके। जिस जगह हम खड़े रहते हैं वो तो लिथोस्फीयर या थल मंडल हो गया, और जिसमें बर्ड्स वगैरह उड़ रही है, गैसेज वगैरह होती है, वो वायुमंडल या एटमॉस्फियर हो गया। और जिसमें पानी पानी भरा रहा है बाबा, उसको क्या कहने वाले हो सर? उसको तो कहेंगे हम जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर। चलिए मिलवाता हूं, पहले आपको दिख रहा होगा यहां पर ये है अर्थ के चारों ओर गैसों का आवरण, बोले तो वायुमंडल, एटमॉस्फियर। यू नो जलमंडल से हल्का होता है। क्या होता है? क्या होता है? हल्का ही तो होता है। जैसे कोई हवा भर के, हवा मटकी में आप हवा ले जा रहे हो तो वजन नहीं लगता, मटकी का ही लगता है। लेकिन उसमें पानी भर के ले जाओ, वाह बाप रे, काकड़ो ही बैठ जावे। और उसमें मिट्टी भर के ले जाओ, फिर तो और भी आदमी नीचे हो जाता है। इसका मतलब सबसे हल्की कौन निकली? हवा। हवाई हल्की है भाई। तो जलमंडल से हल्की होती है, जलमंडल से हल्की होती है वायुमंडल। समझ में आया? देखो एटमॉस्फियर एकदम हल्का है, हल्का है। इसका पता वजन ही कितना होता है? अगर 1 वर्ग इंच पे, वर्ग इंच जानते हो, 1 इंच लंबाई 1 इंच चौड़ाई, इतनी जगह पे अगर आप ऊपर से पूरी हवा को ऐसे कैसे कॉलम बना के, पूरे वायुमंडल की हवा को कॉलम बना के वजन देखोगे तो सिर्फ 14.6 पौंड ही है बस। हाँ, ओ धरती से अति ऊंची हवा, अरे अति हो चाहे बत्ती हो, इतना ही आएगा। जैसे एक इंच चौड़ी 1 इंच लंबी, अगर इतनी जगह में आप यूं पाइप ले जाओ ऊपर तक, पूरी धरती की हवा को इकट्ठा करके उसका वजन तोलोगे तो पता है कितना बनेगा? ये समुद्र तल के ऊपर ये बनेगा 15 पौंड के आसपास, बोले तो 14.6 पौंड पर स्क्वायर इंच। समझ में आ गया क्या? तो इट इज लाइटर देन द हाइड्रोस्फीयर, बहुत हल्का होता है पानी से तो हवा, तो है ना। इट्स प्रेशर, इसका प्रेशर कितना बढ़ रहा है एट द सी लेवल, समुद्र तल पे? वो बन रहा है 14.6 पाउंड, 14.6 पाउंड बन रहा है 1 स्क्वायर इंच पे। समझ में थोड़ी आ गया? अज्ञो या ना आयो? चलिए मैं समझाता हूं। जैसे ये आपकी अर्थ है, ये कौन है बाबा? अर्थ है। अब इस पे आप एक ऐसा खांचा बना लो धरती के ऊपर, कहीं भी आप मिट्टी पे खड़े होगे, जिस ऐसा खांचा बना लो ऊपर, है ना, ऐसा कहीं बना लो। जैसे मान लो अपन ने यहां पे बना लिया, मैं जहां खड़ा हूं उसी में बना लिया मैंने। 1 इंच तो लंबा बना लिया, जमीन के ऊपर कहीं भी जाके 1 इंच तो लंबा और 1 इंच चौड़ा। ये 1 इंच, छोटी सी होती इंच, इतनी हवा है 1 इंच तो, है ना। ये 1 इंच और ये भी 1 इंच, ये भी 1 इंच, 1 बाई 1 इंच हो गया ना, तो स्क्वायर इंच हो गया ना, ये वर्ग इंच हो गया ना। इसके ऊपर क्या करना आपको? ऐसे 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 कैसे ऐसे कैसे पूरा ऊपर तक का कॉलम, जो वजन बनेगा हवा का, वो पता कितना बनेगा? 14.6 पौंड बनेगा। शायद मेरी बात समझाने में कामयाब हो रहा हूं मैं, कि प्रेशर कितना लगता है समुद्र तल पे गैसों का? आप कहोगे सर 14.6 पौंड। पौंड वजन की इकाई होती है, स्क्वायर इंच आप जानते ही है। समझ में आ गया? क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में भी, कंपटीशन एग्जाम में भी, कि समुद्र तल पे वायुमंडल का प्रेशर क्या होता है। आप जवाब देंगे 14.6 पौंड पर स्क्वायर इंच होता है सर। और पता है कितना परसेंट होता है वजन के हिसाब से? सिर्फ 0.03% होता है। किसका? सभी का मिला के, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल, थलमंडल, और ये खुद वायुमंडल। तो वायुमंडल का वजन ही कितना होता है? मात्र 0.03% होता है वेट के हिसाब से। अब गैसें भरी है यहां, तो 0.03% होता है, यहां तो गैसें ही गैसें है। मारा रे वायुमंडल में गैसा भरी से, मारा रे वायुमंडल गैसा भरी से, नाइट्रोजन भी होवे ऑक्सीजन भी होवे, नाइट्रोजन भी होवे ऑक्सीजन भी होवे, साथ में CO2 जलवाष्प सोनियो, साथ में CO2 जलवाष्प सोनियो। तो गैसों का मिश्रण है, नाइट्रोजन भी वायुमंडल में, ऑक्सीजन भी वायुमंडल में, कार्बन डाइऑक्साइड भी, और जलवाष्प या वाटर वेपर। तो ये मिक्सचर ऑफ गैसेस फाउंड इन इट, इन विच नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 एंड वाटर वेपर आर द मेन वंस। समझ में आ गयो? का अज्ञो निष्क्रिय गैसें भी होती, इनर्ट गैसें भी, जैसे हीलियम, ऑर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन और जेनोन भी होती है। तो इनर्ट गैसेस लाइक हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ये भी तो मिलती है बाबा इसके अंदर ही, मिलती है इसके अंदर ही, मिलती है इसके अंदर ही। समझ भाई? चलो देखते हैं कौन कौन कितनी है।
एक वायुमंडल को देखा तो ऐसा लगा 79.9, इसमें नाइट्रोजन है 20.7, इसमें ऑक्सीजन है 0.17%, इसमें जल वाष्प है 0.03%, इसमें CO2 है, बाकी सारी गैसें तो 1.33 है। ओहो, एक एटमॉस्फेयर को देखा तो ऐसा लगा नाइट्रोजन 79.9, ऑक्सीजन 20.7, वाटर वेपर 0.17, CO2 0.03, अदर गैसेज 1.33% होती है सारी सारी। और ये CO2 ना किसी को बताना मत, CO2 एक्चुअली बुक्स में ही 0.03 है, बुक्स में ही 0.03 है, बट आजकल ये जो अपडेटेड है ना लास्ट में वो आ चुकी है 0.04%। ओ, किताबों में तो अलग दे रखा है, वास्तव में अलग है, बिल्कुल अलग है भाई साहब। अब आप कहोगे ऐसा क्यों है सर? क्योंकि किताब तो भाई साहब छपे ही कई दिन हो गए, उसको चेंज ही नहीं किया, और ये थोड़े दिनों में 2-4 साल में ही बनी है, इसलिए ना ऐसे होता है। तो एक बार फिर से याद करो, देखिए सारे बच्चे याद करते हैं, एक एटमॉस्फेयर को मतलब वायुमंडल को देखा तो ऐसा लगा नाइट्रोजन 79.9, ऑक्सीजन 20.7, जलवाष्प 0.17, CO2 0.03। लेकिन मैंने कहा ना अभी वास्तव में कितनी हो चुकी है 0.04%, बाकी गैसे 1.33 यानी 1.33% होती है। तो बधाई हो वायुमंडल तो पूरो होग्योरब आपको समझ में भी अग्योरब आपको। एक बार उल्टो रिपीट भी कर दे सूरन नान्या। बताया मैंने हल्का होता है, समुद्र तल पे इसका वजन 14.6 पौंड प्रति वर्ग इंच होता है। ये पूरे वजन के हिसाब से 0.03% होता है। इसमें गैसों का मिश्रण भरा हुआ है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, जलवाष्प होती है। इसमें कुछ इनर्ट गैसेज भी होती है, लाइक हीलियम, ऑर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। फिर ये संगठन हो गया, बताई दिए मैंने आपको, नाइट्रोजन 79.9, ऑक्सीजन 20.7 20.7, वाटर वेपर 0.17 या 0.17, CO2 0.03 और बाकी गैसें 1.33 होती है। अब पेश है मंडला के मायने मंडल, बोले तो जल मंडल। यह आपके बीच में जल मंडल, एक धरती सी दिख रही होगी आपको, अर्सी, वो किससे गिरी हुई है? पानी से, बहुत पानी है, भरा पड़ा है भाई साहब। हे भगवान, धरती पर अतरो पानी है, तरो पानी है, तरो पानी है कि पानी पानी है, बट खारो है, काम को कानी। तो पेश है हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल, थल मंडल को घेरे हुए पानी की परत, बोले तो इट इज द लेयर ऑफ वाटर दैट सराउंड्स द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर या थलमंडल को यानी कि जमीन को घेरे हुए पानी की परत ही जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर कहलाती है। जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर कहलाती है, जलमंडल या, है ना, थलमंडल को घेरे हुए पानी की परत क्या कहलाती है? जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर। मतलब इट इज द लेयर ऑफ वाटर दैट सराउंड्स द लिथोस्फीयर। चलिए, जलमंडल मेनली किसके रूप में होता है? समुद्र, ओशियन, समुद्र, ओशियन, समुद्र, ओशियन। मतलब जलमंडल मेनली समुद्र है। द हाइड्रोस्फीयर इज इन द फॉर्म ऑफ ओशियन, ओशियन। दिख रहा होगा समुद्र, एक उमड़ता हुआ सा, घुमड़ता हुआ सा दिख रहा है। ये पता है वैसे वजन के हिसाब से तो धरती का कितना परसेंट है? 6.9%। जमीन के हिसाब से तो 6.9% है भाई साहब। कितना है? 6.9%। लेकिन अगर हम पानी का ऊपर का सरफेस की बात करें तो 15 गुना ज्यादा है, लगभग 71% है धरती का। हाँ? पानी 71%। यस, जो जमीन ऊपर निकली है वो तो आपकी 29 है। ओ सर, जचरी कोनी मेरे तो बात। अरे भाई देख ले, ये तेरे को जो दिख रहा है इसमें देखिए, ये दिख रहा है ना ब्लू ब्लू, तो ब्लू है ओशियन, 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 ओशियन। धरती तेरे को दिख रही है ग्रीन ग्रीन ग्रीन, धरती थोड़ी सी है, पानी ज्यादा सा है। तो वैसे वजन के हिसाब से 6.9 ही है, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से, मात्रा के हिसाब से भाई साहब 15 गुना ज्यादा है।
कितना परसेंट बताया? 71%। अगर अपर लेयर की बात करें तो 71% तो धरती पे पानी है और 29% थोड़ी धरती या अर्थ जो बाहर निकली हुई है सरफेस है। तो इट कवर्स ओनली 6.9% ऑफ द अर्थ, बट द टोटल वॉल्यूम वाटर इज अबाउट 15 टाइम्स। अगर वॉल्यूम की बात करें ना, पानी ज्यादा मात्रा की 15 गुना ज्यादा है, या 71% पानी ही है। ऊपर लैंड सरफेस की बात करें तो इतना पानी है, लेकिन खारा है रे बाबा। समुद्रों का तो भयंकर खारा है। नदियां आती है, लवण साथ लाती है, पानी उड़ उड़ के वापस फिर चला जाता है, बरसात होके फिर आ जाता है। हर बार वो लवण लाता रहता है और लवण बढ़ते ही जा रहे। तो क्या मैं अपनी बात समझाने में कामयाब रहा कि पृथ्वी तो 6.9, पृथ्वी का पानी 6.9 ही है, लेकिन वैसे वॉल्यूम के हिसाब से बात करें तो जमीन के ऊपर ऊपर 15 गुना ज्यादा है, बोले तो 71% है। क्यों भाई, है ना? इट कवर्स ओनली 6.9% ऑफ द अर्थ। अर्थ को इतना ही वजन के हिसाब से, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, 15 गुना 71% है अबव सी लेवल। तो जलमंडल भी पूरा हो गया आपको। आई अब लिथोस्फीयर की बारी। थलमंडल बेरा रहे, थलमंडल नाने आ रहे, थलमंडल। थलमंडल गैसों और जलीय आवरण, मतलब बोले तो एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर, वो हाइड्रोस्फीयर। इसमें जो सॉलिड पार्ट है, सॉलिड ठोस, वही है लिथोस्फीयर। गैसों और जलीय आवरण में जो आंतरिक ठोस पिंड जो पानी को लेके बैठा है या बाहर निकला हुआ है, पानी से ऊपर निकला हुआ है, वो ठोस पिंडी क्या कहलाता है? थलमंडल। जैसे समुद्र है, तो समुद्र मान लो आप अंदर गए तो जाते जाओ कहीं तो साला पेंदा आएगा, कहीं तो उसका बॉटम आएगा। वो बॉटम क्या है? वो थलमंडल है। लिथोस्फीयर जो पानी को लेके बैठा हुआ है, या फिर जहां हम लोग रह रहे हैं वो तो ऊपर ही निकला हुआ है। तो गैसों और जलीय आवरणों में जो आंतरिक ठोस होता है, सॉलिड पार्ट होता है, उसी को लिथोस्फीयर कहते हैं। देखो, द इंटरनल सॉलिड बॉडी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। समझ में आ गयो? ओ समझ में आ गयो? आयोगे? आग्यो सर, मार तो आग्यो। ये कितना परसेंट है? ये है 93.2। अभी आपने कहा था, अभी एक्सक्यूज मी, थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि 6.9% पानी है। तो 6.9 अगर 100 में से घटाते हैं तो भाई साहब 93.2 के आसपास ही आता है बाबा। अभी आपने बोला नहीं, कह रहे ऊपर कि 6.9% जो है ना अर्थ का पानी है। तो 6.9 घटाइयो, देखिए 100 में से घटाइयो, 100 में से 6.9, 100 में से 6 गया तो 94, और फिर है 9 भी घटाना है तो सर ये तो 93.1 हो गया। हाँ, तो लगभग 93.2% यही हो गया। एक ही बात है, समझ में आ गया होगा। अब इसका भी बड़ा तगड़ा काम है। ये जो थलमंडल है, ये ऊपर से तो होता है ठंडा ठंडा, जिस सतह पे हम रहते हैं वो होता है ठंडा, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे ना बाबा, आग लगी पड़ी है, पड़ी है, पड़ी है, पड़ी है, पड़ी है। ये देखो लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर देखो, ऊपर ऊपर जो लेयर आ रही है, ऊपर ऊपर, लोग उसको कहते हैं अर्थ क्रस्ट। ये देखो, यहां से लेके यहां तक की जो लेयर है ना, ये वाली, इसको कहा जाता है क्रस्ट या अर्थ क्रस्ट। मैं नहीं सुनिया सर, तो नहीं सुनिया तो तारी इच्छा है, बाकी तो अरे भाई रुक जा रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ा जाएगा ना, ये हटाना पड़ेगा। ये ऊपर ऊपर की लेयर क्या है? ये वाली, इसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट, CRUST। ठीक है, ये तो ठंडा पड़ा है भाई साहब। फिर थोड़ा नीचे आओ, ये दिख रहा है कहीं आपको मेंटल लिखा हुआ यहां, MANTLE, ये मेंटल, ये थोड़ा ज्यादा गर्म नहीं, हल्का सा गर्म है। लेकिन भाई जी जब आप अर्थ के बिल्कुल बीच में जाओगे, देखो गोलियों नानो से दिख रही है, जे गरम है, जे गरम है भाई, जे भयंकर ही गरम है। इतना गर्म है कि लोहा, तांबा, ये जो है ना आपके कॉपर वगैरह, निकल वगैरह, ये जो आयरन वगैरह, ये लिक्विड फॉर्म में भरे होते हैं सर। यहां भरे होते हैं तो सर, हर हां भरे होते हैं। देखो, थलमंडल के 2 भाग हो गए। बाहर वाला ठंडा पड़ा है, जिस पे तू सुबह से खड़ा है,
वो तो एकदम ठंडा पड़ा है। अंदर कोई घुस जाए लेके रॉकेट ब्र 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 ब्र, तो अंदर ही अंदर उसको भयंकर गर्म मिलेगा, पिघला हुआ ही मिलेगा पूरा माल ही। क्या बात कर रहे हो सर? यस, द लिथोस्फीयर हैज टू पार्ट्स, आउटर और अपर कोल्ड सॉलिड सरफेस, लेकिन इनर कैसा है? मोल्टन मटेरियल, अंदर भरा पड़ा है, मेग्मा भरा पड़ा है। डायग्राम में देख लो आप, ये बाहर वाला जोन बेटा लिथोस्फीयर या क्रस्ट वाला, ये ठंडा पड़ा है। थोड़ा अंदर जाओ, थोड़ा गर्मी आएगी, और अंदर बिल्कुल अंदर घुस गए ना, अर्थ के बीचों बीच आग लगी पड़ी है, भयंकर वाली, बिल्कुल ही भयंकर गर्म है। ठीक है दोस्त, चलो समझ में आ गया आपके, बधाई हो। तो समझ में आ गया, ऊपर वाला गर्म ठंडा है, नीचे वाला अंदर वाला बहुत ही गर्म है। ऊपर जो है ना, मैंने बताया था आपको, अर्थ क्रस्ट होती है, 100 किलोमीटर तक भी हो सकती है। उसके थोड़ा और, जैसे मान लो कोई रॉकेट लेके अंदर घुसा तो 100 किलोमीटर उसको अर्थ क्रस्ट का सामना करना पड़ेगा। फिर थोड़ा नीचे गया तो उसको मेंटल मिलेगी, और लास्ट में अंदर बीचों बीच चला गया तो कोर मिलेगी। कोर में तो बहुत भयंकर गर्म है। राइट है भाई। अब देखो, ये सबसे भारी है, थलमंडल तो सबसे है भारी, तीनों में है सबसे भारी, तो इट इज द हेवीएस्ट। कौन हेवीएस्ट है भाई जी? थलमंडल हेवीएस्ट है, लिथोस्फीयर। देखो, इट इज द हेवीएस्ट, सबसे भारी अमंग 3 स्फीयर्स। कौन से 3 स्फीयर है? एटमोस्फीयर वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, लिथोस्फीयर थलमंडल। तीनों में भारी थलमंडल, तीनों में हेवी लिथोस्फीयर। इसकी डेंसिटी पता कितनी है? 5.5 ग्राम पर सीसी है। अब मुझे पता डेंसिटी नहीं जानते आप, छोटे बच्चे हैं, डेंसिटी कैसे जानेंगे आप? डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं घनत्व, और घनत्व पता कैसे निकलती है? m अपॉन v से निकलती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास ले लेते हैं अपन ग्राम के अंदर मान लो, और वॉल्यूम ले लेते हैं सीसी। नाम सुना कभी आपने सीसी? अरे वो नहीं जो तू सोच रहा है, दवाई की सीसी, तेल की सीसी, सॉस की सीसी, वो नहीं रे। सीसी बोले तो क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी बोले तो क्यूबिक सेंटीमीटर। एक डिब्बा ले ले जिसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर हो, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो। एक डिब्बा ले लो जी, लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, हर चीज 1 सेंटीमीटर मान लो। लंबाई भी 1, चौड़ाई भी 1, ऊंचाई भी 1। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 1 हो गई। 1 सेंटीमीटर का बस इतना सा आता है, 1 सेंटीमीटर, इन्ना सा है। स्केल ना है तेरे पास? स्केल चलो मेरे पास पढ़ा दीजिए सर, ये स्केल, इसमें ना इतना सा आता है 1 सेंटीमीटर। देख देख, तेरे को देखना पड़ेगा, ये देख यहां। चलो मैं यहां से, देखो दिख रहा है, ये यहां से 0 है, और 0 से लेके ये मेरी अंगुलियों के बीच में बस इतना सा 1 सेंटीमीटर है। तो एक डिब्बा ले लो जी, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, लंबाई 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है भाई? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 1 सेंटीमीटर, इतना सा डिब्बा आएगा। उसमें ना पानी भर लियो, पानी भरोगे पता क्या होगा? पानी भरोगे तो 1 ग्राम आओगा। ओ 1 ग्राम को डब्बो, यस। लेकिन उसमें अगर आप मिट्टी भरोगे ना थलमंडल की, तो 5.5 ग्राम आएगी। ओ अतरी बारी मिट्टी, पानी सु, यस। जैसे 1 लीटर नहीं, अपने घर पे 1 लीटर का बर्तन है, 1 लीटर, उसमें 1 किलो पानी आता है। लेकिन उसमें अगर आप ये थलमंडल भर लोगे तो 5.5 किलो। ओ दूध वाला 1 लीटर वाला में 5.5 किलो, यस। दूध वाले 1 लीटर वाले में 5.5 किलो आ जाएगा, जबकि पानी तो 1 किलो आता है। दूध की भी वजन अलग होता है। गाय का दूध 1 किलो 28 ग्राम से 1 किलो 30 ग्राम आता है। भैंस का दूध 1 किलो 30 ग्राम से 1 किलो 32 ग्राम आता है। घी तो और भी हल्का होता है। हाँ, घी तो सिर्फ 930 ग्राम ही आता है 1 किलो, उस 1 लीटर के अंदर। तभी तो भाई साहब घी ना भी साहब है, घी को ऐसे कभी लीटर भर के नहीं डालते हैं। जैसे कोई लेने आ गई, उसने कहा भाई साहब हमें जो है ना 3 लीटर घी, 3 किलो घी दे दो, तो हम ना ऐसे ले चाची 3 लीटर भर ले जाए, ऐसे नहीं देते हैं। क्योंकि 1 लीटर देते, 1 लीटर देने का मतलब आपने 70 ग्राम घी रख लिया उसका, 2 लीटर का 140 ग्राम रख लिया, 3 लीटर का 210 ग्राम रख लिया। अब भाई साहब ऐसे करते करते मान लो 10 किलो लेने आई थी, तो 10 किलो का तो आपने 700 ग्राम तो रख ही लिया, 1.25 किलो घी खा गए उसका, 1.25 किलो घी खा गए। बेचारी का 9.25 किलो गया है वो, 1.25 किलो खा गए उसका। इसलिए ऐसे सबका वजन अलग अलग आता है।
जो वॉल्यूम बनता है ना पानी से बनता है। तो 1 सीसी में पानी 1 ग्राम आता है, लेकिन ये और 1 लीटर में 1 किलो आता है, लेकिन ये पता है कितना आएगा, 5.5 किलो आ जाएगा 1 लीटर में, या 5.5 ग्राम आ जाएगा इस छोटे वाले डिब्बे के अंदर। लिथोस्फीयर इतना भारी होता है। और ऊपर वाला जो परत है वो थोड़ा हल्का होता है, वो 2.5 से 3 ग्राम आ जाएगा 1 सीसी के अंदर। यानी 1 ग्राम पानी के बजाय अगर ये चीज भरोगे ना उसी 1 सीसी वाले डिब्बे में, तो 2.5 से 3 ग्राम आ जाएगा। ये 1 लीटर वाले बर्तन में भरोगे तो 2.5 से 3 किलो आ जाएगा। क्या मैं अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूं? इसकी यूनिट भी लगा लेना आप, ये आपकी जो बुक में दिया हुआ है ना 5.5 ही दिया हुआ है, तो 5.5 क्या आएगा, ग्राम पर सीसी आएगा रे बाबा, ग्राम पर सीसी। ठीक है, या केजी पर लीटर, मेगाग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसे अलग अलग यूनिट आती है इसकी, लेकिन ये चल जाता है। तो क्या मैं अपनी बात करने में कामयाब रहा? समझ में आ गया कि इट इज द हेवीएस्ट। तीनों में भारी कौन निकला सर? लिथोस्फीयर। किन तीनों में सर? एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर में। कितना भारी है सर? ये तो बहुत भारी है, ये तो पानी की बजाय 5.5 गुना भारी निकला। और वो ऊपर वाली परत जो है ना वो 2.5 से 3 गुना भारी निकली। क्या मैं अपनी बात समझा पाया? जी सर, समझा पाए सर। अब इस थल मंडल की जो ऊपर वाली लेयर है ठोस, उसको अर्थ क्रस्ट कहते हैं। अर्थ क्रस्ट कहते हैं। द थिकनेस ऑफ द अपर और आउटर सॉलिड लेयर ऑफ द लिथोस्फीयर आल्सो कार्बन। थिकनेस मतलब मोटाई, जो मोटी मोटी लेयर है ना ऊपर वाली, उसको क्या बोला जाता है? ये देखो, ये नीचे आ गई। द थिकेस्ट, भारी और मोटी ठोस परत है, थिकनेस बोलते, थिकनेस ऑफ द अपर एंड आउटर सॉलिड लेयर इज लिथोस्फीयर ऑफ द लिथोस्फीयर आल्सो कॉल्ड अर्थ क्रस्ट। मतलब ऊपर की लेयर को अर्थ क्रस्ट भी कहते हैं बाबा। कितनी बड़ी होती है? आपकी बुक में तो इसको दे रखा है कि ये 10 से 20 मील की होती है। 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है। तो यहां पर यूं भी कह सकते हो 10 मील का 1.6 अगर 1 किलोमीटर 1 मील में, तो 10 मील में कितना हो गया? 16। 10 में कितना हो गया? 16। और 20 में कितना हो गया? 32 किलोमीटर। तो ये तो आपका कह रहा है कि 16 से 32 किलोमीटर होता है, लेकिन एक्चुअली ये 100 किलोमीटर की भी हो सकती है। कौन? अर्थ क्रस्ट, भूपपड़ी, अर्थ क्रस्ट, भूपपड़ी, भूपपड़ी, अर्थ क्रस्ट, भूपपड़ी, भूपपड़ी, अर्थ क्रस्ट। कितनी हो सकती है? 100 मीटर भी हो सकती है, लेकिन आप बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से तो ये याद करना है बाबा, 10 से 20 मील। ठीक है, चलिए क्यों ना हम इस भूपपड़ी को ही पढ़ ले आज। मत तो पडोला रे अर्थ क्रस्ट रे, भूपपड़ी पढ़ूंगा। मन भूपपड़ी पढ़ा दो ये श्याम जी का भजना। भूपपड़ी, भूपपड़ी अर्थ क्रस्ट चल रहा है भाई। धन्यवाद। बलराम से में लिया बच्चा ना, हो गया। तो थल मंडल की ऊपरी परत जो है ना बेटा, ऊपर वाली लेयर, वो भूपपड़ी है, बोले तो अर्थ क्रस्ट है। अर्थ क्रस्ट किससे बनी होती है? द अपर लेयर ऑफ द लिथोस्फीयर इज कॉल्ड अर्थ क्रस्ट। बनी किसकी होती है? मिनरल की बनी होती है बाबा। मिनरल ही मिनरल होते हैं। किसकी बनी होती है? मिनरल की। ये डायग्राम कितना मस्त है, ये कितना डायग्राम। ये ऊपर का जैसे पूरी अर्थ है, और अर्थ को अपन ने जो ना अलग अलग खोल दिया। देखो ये ऊपर वाला क्या कहलाएगा? ये सोयल आ गई, ये इसको वो बोल दो आप, अर्थ क्रस्ट बोल दो, क्योंकि सोयल के साथ मोटाई भी आ गई। फिर ये बीच वाला दिख रहा है, बीच वाला, ये कौन हो गया? क्रस्ट। बीच वाला कौन हो गया? मेंटल। और ये लाल लाल है ना बाबा, बिल्कुल बीच में आ रहा है, ये कोर है। ओ हाँ, कोर है, जिसमें लिक्विड फॉर्म में आती है। क्या डायग्राम है बाबा, मजा आ गया डायग्राम देख के, नहीं आया? ये देखो आपका साफ साफ बना हुआ है। ऊपर वाली क्या कहलाएगी? क्रस्ट रे बाबा, बीच वाली मेंटल, अंदर वाली कोर। कोर कोर दिख रहा है क्या साफ साफ? ऊपर क्रस्ट है। अभी इसने कहा 10 से 20 मील या 16 से 32 किलोमीटर, जबकि 100 किलोमीटर की भी हो सकती है। फिर बीच में कौन सी आएगी? मेंटल, और लास्ट में कौन आएगी? कोर। ऐसे आती है। तो हम पढ़ रहे हैं ऊपर वाले को, अर्थ क्रस्ट को। और अर्थ क्रस्ट अभी आपने कहा कि ये किसके ऊपर का लेयर है? लिथोस्फीयर ऊपर का लेयर है। ये बनी किसकी होती है? मिनरल की बनी होती है। तो द अर्थ क्रस्ट इज मेनली मेड अप ऑफ मिनरल्स। अब इस अर्थ क्रस्ट में या भूपपड़ी में अलग ही सेल आती है, अलग ही टाइप की रॉक्स आती है। देखो, है ना, ये देखो भूपपड़ी का जो ऊपर वाला स्तर है ना, ऊपर वाला लेयर, अर्थ क्रस्ट का ऊपर वाला लेयर है, उसके अंदर कौन होता है? एल्यूमिनियम सिलिकेट। कौन होता है बाबा? एल्यूमिनियम सिलिकेट। ऊपर की लेयर में ज्यादा एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। कोई समझ पा रहा है क्या मेरी बात? एल्यूमिनियम सिलिकेट। एक भूपपड़ी को देखा तो ऐसा लगा, एक अर्थ क्रस्ट को देखा तो ऐसा लगा,
ऊपर वाली लेयर में है एल्यूमिनियम सिलिकेट है, एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो इसको ना ऐसे लिखो आप, देखो सिलिकेट और एल्यूमिनियम, तो इसका नाम ही पता क्या निकाल दिया इन्होंने, Cl निकाल दिया। अर्थ क्रस्ट की अपर लेयर, भूपपड़ी की ऊपर ऊपर वाली परत में ऐसी चट्टानें होती है कि उन चट्टानों में ज्यादा कौन होता है, ये होता है एल्यूमिनियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट। इसलिए इसका नाम ही क्या निकाल दिया इन्होंने, Cl। ए भूपपड़ी, उसकी ऊपर की लेयर, उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम सिलिकेट ज्यादा है, इसलिए उसका नाम ही क्या निकाल दिया, Cl। Cl अर्थक्रस्ट की ऊपर वाली लेयर, Cl। Cl अर्थक्रस्ट की ऊपर वाली लेयर। क्यों कहते हैं Cl, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट है, तो सिलिकेट का SI ले लिया, एल्यूमिनियम का Al ले लिया, और यही क्या बन गया बाबा, ये क्या है देखो, सिलिकेट SI, एल्यूमिनियम Al, इसको क्या बोलने लग गए, Cl। ये C हो गया ना भाई साहब, Al हो गया, Cl बोलने लगे। इसका कितना डेंसिटी होता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया बाबा, क्या बताया कि जो भूपपड़ी होती है ना अर्थक्रस्ट, उसका 5.5 होता है, ऊपर ऊपर वाले परत का 2.5 से 3 होता है, पानी से 5.5 गुना भारी था वो, या 2.5 से 3 गुना भारी था। वैसे ही भूपपड़ी पता कितनी होती है, इसका क्या आएगा, इसका आता है 2.65, देखो ये रहा 2.65 ग्राम पर घन सेंटीमीटर, बोले तो ग्राम पर सीसी। सीसी समझ में आ गया था, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर लंबा रहा डिब्बा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा रहा डिब्बा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा रहा डिब्बा। उसके अंदर कितना वजन आ जाएगा इसका, अर्थक्रस्ट के ऊपर वाले लेयर का, 2.65। अब थोड़ा नीचे वाला देखते हैं, भूपपड़ी की नीचे की जो लेयर है उसमें थोड़े अलग खनिज होते हैं, उनमें ज्यादा होते हैं मैग्नीशियम सिलिकेट। अभी ऊपर तो Cl थे ना, Cl बोले तो एल्यूमिनियम और सिलिकेट, तो Cl SiAl। अब इसके नीचे वाले जो है उसमें मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, और इसका नाम इन्होंने निकाला है सीमा, सीमा, और हिंदी में इन्होंने लिख दिया समय, समय ऐसे लिखा है। इसमें क्या होता है, इसका नाम समय क्यों पड़ा, देखो बड़ा हो देख, इसका नाम समय क्यों पड़ा, जैसे अभी आपने कहा था कि ऊपर वाले लेयर में ना सर सिलिका एल्यूमिनियम ज्यादा हुआ है, कहा था ना आपने, तब उसका नाम क्या निकाल दिया, सिलिका और एल्यूमिनियम। तब उसका नाम क्या निकाला था ऊपर वाले का, तो आपने Cl निकाला था। अब नीचे वाले में ज्यादा कौन है, नीचे वाले में तो कह रहे हैं आप मैग्नीशियम सिलिकेट है, तो मैं लिख दूं ना बाबा, ये सिलिकेट लिख दिया मैंने, और ये मैग्नीशियम को Mg नहीं लिख के मान लो ऐसे लिख दिया मैंने, मैग्नीशियम पूरी स्पेलिंग लिख दी मैग्नीशियम की, जैसे Meg, तो ये सीमा नहीं पड़ गया, सीमा। सी बोले तो सिलिकेट, मा बोले तो मैग्नीशियम, तो नीचे वाले लेयर में क्या बोलने वाले हो सर, सीमा बोलेंगे, सीमा। हालांकि हिंदी में लिखा है इसको समय, लेकिन समय मेरे को समझ में नहीं आया कि SIMA को समय कैसे बोला उन्होंने, ये प्रोनाउंसिएशन का कौन सा तरीका निकाला हिंदी में, मुझे समझ में नहीं आया। आपको समझ में आया तो कमेंट करना भाई साहब, है ना। तो Cl के ठीक नीचे मैग्नीशियम सिलिकेट का नीचे से बनी हुई एक लेयर आता है जिसको SIMA, SIMA वर्ड का मतलब क्या होगा, सिलिकेट और मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम सिलिकेट, उसको सीमा कहेंगे। जैसे ऊपर आपने क्या कहा था, एल्यूमिनियम सिलिकेट को SiAl करके Cl कहा था, यहां पर उसको सिलिकेट और मैग्नीशियम का Ma लेके मैग्नीशियम ऐसे बनाया हुआ है, और ये सीमा कहलाता है। इसमें निष्क्रिय गैस भी होती है, गैस के अलावा कई सारे मतलब निष्क्रिय गैसें भी होती है, और कई सारे तत्व भी मिलते। तो जस्ट बिलो द Cl, व्हाट Cl, एल्यूमिनियम सिलिकेट के नीचे क्या होता है, सीमा होती है, SIMA। सीमा बोले तो समय जिसको कह रहे हैं आप, बोले तो मैग्नीशियम सिलिकेट, Ma बोले तो मैग्नीशियम, SI बोले तो सिलिकेट, है ना, ये होती है। मेनली मेड अप ऑफ मैग्नीशियम सिलिकेट मिनरल, ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस, एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस के अलावा, मतलब इनर्ट गैसेस नहीं मिलेगी, बाकी सब सारे के सारे एलिमेंट आपको मिलने वाले हैं। तो ये आपका आज का क्लास हो गया। कल हम लोग ना रॉक्स से चालू करेंगे, मजा आया होगा शायद, आज आपने बहुत अच्छे से ध्यान दिया होगा, सीखा होगा, अच्छा लगा होगा। कल हम लोग ना रॉक्स पढ़ेंगे, चट्टाने, कौन सा चट्टाने रे बाबा, चट्टाने पढ़ेंगे, और चट्टानों में बहुत मजा आएगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो मिलते हैं कल का मतलब संडे है, तो परसों इस तरह से अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा, नेक्स्ट वर्किंग डे पे मिलते हैं, नेक्स्ट वर्किंग डे पे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खेर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम।